हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसको लेके कन्फ्यूज़न होता है। तो कई बार आप प्रश्न को लगा भी लेते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है इस पे डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे रिलेटिव कुछ थोड़ा क्वेश्चन भी हम देख लेंगे और थोड़ा सा थ्योरी वाला क्लास रहेगा। ये काव्य गुण क्या है का और शब्द शक्ति क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको कहा गया है, जिस प्रकार मनुष्य में गुण और दोष होते हैं उसी प्रकार काव्य में भी गुण और दोष होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही गुण से काव्य का उत्कर्ष और दोष से अपकर्ष होता है। तो ये भी इससे आप ध्यान रखिए, उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। चीज़ों को जितना कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतनी ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको विलोम शब्द बहुत जल्द कराने वाली हूँ, तो वो आप अगर देख लेते हैं तो हो सकता है उससे आपका कुछ क्वेश्चंस मिल जाए आपको एग्ज़ाम में देखने को, क्योंकि ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वही हम करेंगे। तो यहाँ पे आज जो हम काव्य गुण देख रहे हैं और शब्द शक्ति देख रहे हैं, और इसी तरह मैं आपको बीपीएससी में एज़ पॉसिबल जितना भी चीज़ करना चाहिए वो सब मैंने आपको करवाया है। और वहाँ से आपको 40 में लगभग 35 की तैयारी ज़रूर करवा दी गई है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं तो कह सकते हैं कि 40 में 35 आप आराम से ला सकते हैं। तो पूरी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई गई है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियोस मिल पाएंगे। तो हिंदी साहित्य मैंने आपको बहुत ही कम समय में 3 वीडियो में आपको मैंने पूरा साहित्य कंप्लीट कराया है, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कंक्लूजन वे में आपको पढ़ाई करनी है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। ऐसे आपको क्वेश्चंस, देखिए हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे नहीं है कि अगर हम 30,000 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी कम पड़ता है। लेकिन अगर हम रिपीटेड क्वेश्चन को देखें, जो फॉर्म है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो उस पर अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे वीडियोस ज़रूर जाके देखिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी वहाँ से। और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। बहुत ज़्यादा देखने से अच्छा है कुछ ऐसे लिमिटेड चीज़ें देखिए जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब बातें आपको मुझे बतानी थी। जीके जीएस हम करा रहे हैं आपको, बीपीएससी टीआरई 3 रिवीजन क्लास है, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। जितनी भी चीज़ें कराई हैं बहुत कम है, बहुत लिमिटेड करवाया है, और ऐसी चीज़ें कराई हैं जो आपके पूछे जाते हैं। पूरे पीडीएफ में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। एक एक वीडियो आपका बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपकी ज़रूरत है मुझे। और इस तरह से आप देखें तो आपको आपकी हर ज़रूरत मैं पूरी करूँगी। जो भी रिवीजन है वो आपका काफ़ी अच्छे से होगा। अब हम यहाँ पे काव्य गुण पे बात कर लेते हैं। बहुत सारा चर्चा हमने कर लिया यहाँ पे। तो जैसे कि हमने देखा, मनुष्य में जो गुण दोष होते हैं उसी तरह काव्य में भी गुण दोष होते हैं, और इसीलिए आचार्यों ने काव्य के लिए सगुण और अदोष होने का विधान किया है। आचार्यों में कौन है, तो भारतीय आचार्यों में गुण को आत्मा का धर्म माना जाता है। काव्य में भी आत्मा होती है। आत्मा हम किसे कहते हैं काव्य का, तो रस को कहते हैं। रस से भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस कराया है। अगर आप मेरे एक एक क्वेश्चंस को जो वीडियो है उसको देख लेते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आप जाके ज़रूर जुड़िए वहाँ से। आप देखिए, हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। आपको एक एक चीज़ कैटेगराइज करके दिया गया है बहुत ही अच्छे से सिस्टमैटिक वे में, तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो काव्य गुण रस धर्म है, अर्थात गुण रस के अतरंग पदार्थ हैं। गुण उसे कहते हैं जिसे रस के सदैव विद्यमान रहता है। तो हमेशा ही रस जो है विद्यमान होता है। काव्य गुण हम देख लेते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो कौन कौन से, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, ये 3 गुण होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बहुत ही छोटे से क्लास में, बहुत ही कम समय में हम बहुत ही अच्छे से इसको समझ लेंगे। ओज गुण यहाँ बताना है, जहाँ काव्य को पढ़ने से सहृदय के चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार हो जाता है, वहाँ ओज गुण होता है। अब ऐसे जो वीर रूप में जो काव्य होते हैं, रस जिसमें देखने को मिलता है, और जहाँ पे आपका कौन सा गुण देखने को मिलता है, वीर, विभत्स, भयानक, रौद्र रस। तो इस प्रकार के गुण जहाँ होते हैं, कठोर वर्ण प्रयुक्त होते हैं, समास बहुलता होती है, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका
ओज गुण हो जाएगा। ठीक है, ओज गुण आपका इस तरह का देखने को मिलता है। जैसे आप इसे ही पढ़ें तो देखिए आपके अंदर एक आनंद, एक स्फूर्ति का संचार होता है। जैसे अगर मैं इसे पढूं, हिमाद्रिति तुंग शिखर से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारिती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आपको एक वीरता का अनुभव होगा, आपको अपने अंदर एक जोश का अनुभव होगा। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको ओज गुण में देखने को मिलेंगी। आगे हम बढ़ते हैं माधुर्य गुण में। तो जहाँ पाठ जो है आप अंतःकरण प्रसन्न और द्रवित हो जाता है मन। ठीक है, जहाँ पे श्रृंगार वर्णन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। श्रृंगार वर्णन, करुण रस, शांत रस, हास्य रस, इन सभी रस का जहाँ पे गुण विद्यमान होता है वहाँ आपका क्या हो जाएगा, माधुर्य रस हो जाएगा। ठीक है, माधुर्य गुण हो जाएगा। तो देखिए आपको एक तरह से रस के अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। अगर रस का आपने पूरा वीडियो देखा है मेरा तो आपको बहुत अच्छे से अभी यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही इस गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग ना होकर कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे यह है, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मन निष्कयो मुकुंद मधुवंते। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो आपका श्रृंगार वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे आपका माधुर्य देखने को मिलता है। हम आगे चलते हैं प्रसाद गुण पे। प्रसाद गुण का बात होता है कि कविता का अर्थ और भाव सुनते ही समझ में आ जाए और सहृदय के चित्त में व्याप्त हो जाए, वहाँ आपका प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण से युक्त कविता अर्थ की अस्पष्टता उसकी प्रधान विशेषता होती है। मतलब जहाँ पे आपको जो बातें कही जा रही है वही उसका अर्थ भी हो। अर्थ विशेष रूप से अगर हम बिना बात को बढ़ाए चढ़ाए सिंपल भाषा में बात को रख देते हैं तो वहाँ आपका प्रसाद गुण होता है। अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊँ तो भावों के अनुसार इसमें कोमल कठोर सब तरह के वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी रसों के उत्कर्ष के ये गुण सहायक हो सकता है। तो आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। मैं इसको PDF भी आपको दे दूँगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मैंने आपको GS GK के काफ़ी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई है। वहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एग्ज़ाम है वो रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। उसको आप एक एक दिन अच्छा से लेके पढ़िए, 2 घंटे का टारगेट बना के, तो बिल्कुल आपका अभी भी हो सकता है। ये जो 4 से 5 दिन है इसको भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत दिनों तक के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधी सिंपल बात में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रसाद गुण। तो यही था सिंपल सा आपका प्रसाद गुण। अब हम देखें अगर शब्द शक्ति पर बात करें तो शब्द शक्ति क्या होता है, किस प्रकार से आप जो है शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिए, एक एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो शब्द शक्ति जो है असीम है। संसार में मूर्त तथा अमूर्त पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि होता है। कवि गंग के अनुसार क्या कहा है गंग कवि ने, जो सुनी परे सो शब्द है, समझी परे सो अर्थ। तो यानी कि जो शब्द हम सुनते हैं वो शब्द है और जो हम समझते हैं वो क्या है, अर्थ है। ठीक है, अर्थात जो सुन पड़े वह शब्द है और उससे जो समझ में आता है वो हमारा अर्थ कहलाता है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। रसगुल्ला नाम लेते ही मुंह में पानी भर जाता है। सांप का शब्द सुनते ही भय का संचार हो जाता है। तो ये सब क्या है, आपका किस प्रकार की शब्द शक्ति यहाँ पे आपकी प्रयोग में आ रही है, यही बात आपको बताया गया है। वह प्रभाव अर्थगत है, अतः जिसे शब्द के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शब्द शक्ति ही शब्द शक्ति है और यह किस प्रकार से अर्थ का संबंध रखती है, अर्थ व्यापार करती है, यहाँ पे हम देखते हैं। 3 प्रकार से आपका शब्द शक्ति भी होता है। ठीक है, तीन प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार की शब्द शक्ति आपकी होती है, तो 3 प्रकार की होती है, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या वांग्यार्थ। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको आप कैसे बोल सकते हैं, वाचक को अविधा भी बोलते हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अब यहाँ देखिए अविधा क्या है, तो अविधा जो है वह शब्द शक्ति है या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध होता है। जैसे आम कहने से एक विशेष प्रकार के फल को हम समझ सकते हैं, उसे किताब या कुर्सी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आम वाचक शब्द है,
जिसका मुख्य अर्थ विशेष फल है जो निश्चित है, और ये व्यवहार, परंपरा, कोश, व्यवहार आदि के यह अर्थ सिद्ध होता है। यानी शब्द और उसके बीच की जो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, सीधा सीधा शब्दों का सीधा सीधा मतलब हम बात करें तो अविधा में होता है। कैसे होता है तो उसे हम, जैसे हमने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो एकदम सीधा सिंपल सा ये आपका कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगा, अविधा हो जाएगा। कुछ भी इसमें तोड़ मरोड़ के बातों को पेश नहीं किया जा रहा है। अब हम लक्षणा की बात करें तो ये ठीक अविधा से उल्टा है। इसमें क्या है, तो बाधा होती है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ को संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है उसे हम लक्षणा कहते हैं। अगर हम उदाहरण के द्वारा समझें तो देखिए, सीता तो गाय है। अब यहाँ गाय क्या है, एक पशु है, ठीक है, एक पशु है, तो सीता को क्या एक पशु कहा जा रहा है? नहीं। यहाँ पर उसके जो व्यवहार है, उसकी जो विशेषता है उसको बताया गया है। सीता तो गाय है, मतलब यहाँ गाय शब्द के लिए प्रचलित अर्थ जो है बाधा पड़ रही है उस पर, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं समझ सकते कि सीता एक गाय है, एक पशु है। हम सब जानते हैं कि सीता स्त्री है, गाय नहीं है, लेकिन यहाँ सीता के लिए गाय शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि सीता की सरलता, उसकी सीधा जो लक्षित कर रहा है गाय शब्द के द्वारा। तो इस तरह से जब हम लक्षण का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार यहाँ गाय शब्द का अर्थ विशेष जीव ना होकर सरलता है, ठीक है। सीता की सरलता की वजह से, उसके स्वभाव की वजह से हम उसको गाय से यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे अब लक्षणा क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जहाँ पे बोला कुछ और जाता है मगर उसका प्रयोग, उसका अर्थ कुछ और होता है। अब व्यंजना में अगर हम बात करें तो अभी मैं इसके क्वेश्चंस आपको कुछ करवा दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं 20 मिनट में समझा दे रही हूँ पूरा, तो इसको ध्यान से समझिए। व्यंजना का शब्दार्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना, ठीक है, व्यंजना का। और अभिधा और लक्षणा शक्तियों के अपना अर्थ बोध कराने के बाद जिस शक्ति का अन्य अर्थ का बोध होता है उसे हम व्यंजना कहते हैं, और ये व्यंजक को अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण से आप इसको समझिए। देखिए कैसे, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। उदाहरण से समझते हैं इसको। सास ने बहू से कहा, सूर्य अस्त हो गया। बहू ने इसका अर्थ समझा कि दीपक जलाऊं। समझ रहे हैं अब आप? यहाँ पे बात क्या हो रही है, उसका अर्थ किससे लगाया जा रहा है। जैसे मान लो भूख लग गई है सासू माँ को, वो क्या बोलेंगी, समय क्या हुआ है। अब बहू समझ जाए कि खाना खाने का समय हो गया, मैं लेट हो गया खाना बनाते हुए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाता है, व्यंग्यार्थ के अंदर आपका ये आ जाएगा, व्यंजक, ठीक है। यह अर्थ वाच्य नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य का दीपक अर्थ और अस्त होने का जलाना अर्थ किसी प्रकार साक्षात संकेतिक नहीं है। फिर भी यह अर्थ लक्ष्य भी नहीं कर रहा है। इसके बावजूद यहाँ पे आपका लक्षण जो है शर्त की तरह आपको समझ में आ रहा है। जो सूर्य का जो वाच्य अर्थ है वही यहाँ भी है, कहीं कोई बाधा नहीं। इसलिए इस अर्थ को ना तो वाच्य ही कहते हैं और ना ही लक्ष्य कहते हैं, व्यंग कहते हैं। इसमें आप किसी तरह से व्यंग की तरह बातों को लेंगे, अर्थात विशेष प्रसंग में इस अर्थ की व्यंजना या प्रतीति होती है, ठीक है। तो आपको अब बातें समझ में आ गई होंगी। एक यहाँ पे नोट को समझ लीजिए कि शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और अर्थ पर आधारित व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए कुछ 10 क्वेश्चन इसमें है आपका, ये मैं आपको करवा दे रही हूँ, इसको समझिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा रस में ओज गुण पाया जाता है। तो किस रस में पाया जाता है, वीर, रौद्र, भयानक, ये तीनों ही होता है। तो घ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक तरीके से आपका यहाँ पे पंक्ति पूछा गया है कि एक स्त्री है जो पत्थर तोड़ रही है और उसे मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ कोई लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अभिधा हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सरल वाक्य आपका प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपको कुछ की पॉइंट्स दिए गए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट हो रहा है। तो मुख्य अर्थ कुछ और है और संबंध अर्थ कुछ और है। तो ये ऐसा आपका कहाँ देखने को मिलता है, लक्षणा में देखने को मिलता है। तो ख ऑप्शन आपका बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देख लीजिए यहाँ क्या दिया है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो यहाँ पे आपको क्या कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यंजना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्यंजना, किसी तरह का व्यंग यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है, बात कुछ और है जिसको किसी और अर्थ में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका व्यंजना ऑप्शन में आएगा। आगे चलते हैं, जहाँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है या जिस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो ये आपका किस में आ जाएगा, अभिधा में आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है, जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ काम करे, जहाँ शब्द ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करता है और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ काम करता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चलते हैं आगे, हिमाद्री तुंग श्रृंग से सब प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो आपका ओज है, माधुर्य है और प्रसाद है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रसाद यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, मधुर 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 मेरे दीपक जल, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है ये आपको बताना है। तो माधुर्य यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते आगे, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित तो काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। इसमें बताना है आपको इस पंक्ति में शब्द शक्ति आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका लक्षण बताया जा रहा है, सुनहला उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी से उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर निहित हुई। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, लक्षणा बताया जा रहा है, बात कुछ और यहाँ पे लिखा कुछ और, इसका अर्थ कुछ और गहन हो जाएगा। तो इस तरह से लक्षणा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह पंक्ति बताना है कौन सा काव्य गुण इसमें होगा। तो जाकी रही भावना जैसी, यह आपका किसके अंदर आ जाएगा, प्रसाद गुण के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्रसाद गुण के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, 10 क्वेश्चन आपने देखा, दोनों से मिक्स क्वेश्चन था, और किस तरह से आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, इस पे हम विस्तृत क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज ये थोड़ा थ्योरी क्लास था, तो इसलिए इसको थ्योरी की तरह ही इसको हम रखते हैं, और थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में इसको हम डाल देंगे ताकि आपको सारे थ्योरी वाले क्लास भी मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।